तो जय दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर देखेंगे चैप्टर 2 विद्युत धारा की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है ना। इसमें आपको एकदम अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। देखिए, आपको एकदम न्यू पैटर्न जो सिलेबस आया हुआ है ना, उसी के आधार पर आपकी तैयारी कराई जा रही है। ठीक है ना। जो आपका न्यू सिलेबस का पैटर्न है, सेम टू सेम उसी के आधार पर आपको पढ़ाई कराई जा रही है और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास किया जा रहा है। विद्युत धारा की बात करेंगे। विद्युत धारा क्या है? वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। किसको? वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। मतलब कोई अगर हम अचालक है, अगर उसमें क्या कर रहा है, आवेश प्रवाह की जो दर है ना, उसी को हम क्या कहेंगे? वैद्युत धारा कहते हैं। अथवा आवेश एवं समय के अनुपात को वैद्युत धारा कहते हैं। किसके? आवेश एवं समय के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना। ये परिभाषा होगी। अथवा में और क्या कहेंगे इसको? आवेश एवं समय के अनुपात को। किसको? आवेश एवं समय के अनुपात को वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश एवं समय के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, यहाँ पर एक आपका आउटपुट लगा हुआ है। ठीक है ना। जिसमें ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है। ठीक है ना। ये आपका सोर्स है जहाँ से आपकी करंट इसमें आपको फ्लो हो रही है। ठीक है ना। इसमें आपको एक टी सेकेंड समय लग रहा है कि वो आवेश प्रवाहित होने में कितना टी सेकेंड लग रहा है। ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है कि मान लेते हैं किसी परिपथ में क्यू कूलाम आवेश, देखिए आवेश का जो मात्रक होता है ना, कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। ये चीज़ आपको याद कर लेना। और मेरे प्यारे बच्चों, जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे ना, वो चैनल को तुरंत लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि जो भी वीडियो नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पर परिपथ में क्यू कूलाम आवेश टी सेकेंड तक प्रवाहित की जाए। मतलब क्या कर रहा है कि अगर हम क्या करें इसमें कि जो क्यू कूलाम आवेश है कितने समय तक? टी सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए, तो उस परिपथ में विद्युत धारा का मान आई हो तो कितना? आई हो तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, समीकरण नंबर 1 क्या होगा? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, समीकरण नंबर 1। क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, समीकरण नंबर 2। क्यू इज इक्वल टू एन ई, समीकरण नंबर 3। जहां ई बराबर क्या है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है ना। Q इज इक्वल टू एन इंटू ई इंटू आई इंटू टी। ठीक है ना। एन इज इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक है ना। एन इज इक्वल टू आई टी अपान ई। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? आई टी अपान ई डैश। ठीक है ना। आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण भी है। ठीक है ना। ये चीज़ आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्योंकि जो धारा प्रवाह की दर, अगर समय से किसी चीज का हम डिवाइड करते हैं ना, उसके समय की दर हो जाती है। ठीक है ना। इतने समय में इतना जा रहा है। ठीक है ना। तो ये आपका क्यू इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा। क्यू इज इक्वल टू एन, देखिए क्यू इज इक्वल टू एन ई इज इक्वल टू आई टी। ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। तो आपको ये अच्छी तरीके से लिख लेना है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपको हम देते हैं, यदि किसी परिपथ में क्या कर रहा है? यदि किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश, कितना? एक कूलाम आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए। कितने सेकेंड तक? 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए, तथा धारा कितनी हो? 1 एम्पियर हो तो। ठीक है ना। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 कूलाम। T इज इक्वल टू 1 सेकेंड। I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर। कितना? 1 एम्पियर। तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू टी अपान ई से। कितना? I इंटू टी अपान ई से क्या हो जाएगा? यहाँ से 1 इंटू 1 अपान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, या 10/16 इंटू 10 की पावर 19। ठीक है ना। अगर इसका हम क्या कर दें, एक जीरो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा?
100/16 इंटू 10⁻18, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है ना। आपके लिए हो जाएगा, ये देखिए नंबर में होगा, संख्या में होगा, तो इसका मात्रक नहीं होगा। ये चीज़ आपको याद कर लेना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब चलिए विद्युत धारा के प्रकार की बात करेंगे। आपकी विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे। यानी विद्युत धारा के प्रकार के बारे में बात करेंगे। अस्थायी विद्युत धारा पहला कौन सा है, अस्थायी विद्युत धारा। दूसरा अस्थायी विद्युत धारा, ठीक है ना। पोजीशन करंट, नॉन पोजीशन करंट, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। ठीक, तो आपको चलिए इसको समझाते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। अस्थायी विद्युत, अस्थायी विद्युत किसे कहते हैं, ठीक है ना, अस्थायी विद्युत किसे कहते हैं। तो ऐसी धारा जिनका मान अपरिवर्तित रहता है, ऐसी धारा जिसका मान अपरिवर्तित रहता है उसे अस्थायी धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे अस्थायी धारा कहते हैं, ठीक है ना। ऐसी धारा जिसका मान क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, उसे अस्थायी धारा कहते हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। मतलब ऐसी धारा जिसका मान अपरिवर्तित ही रहेगा, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे, अस्थायी धारा कहेंगे, अस्थायी धारा कहेंगे, ठीक है ना। जैसे श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई धारा अस्थायी धारा होती है। जब जो श्रेणी क्रम में जो वायरिंग होती है ना, उसमें जो धारा होती है अस्थायी धारा होती है। जैसे कि घरों में वायरिंग श्रेणी क्रम में की जाती है, ठीक है। तो ये आपके लिए ध्यान देना होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए अस्थायी धारा की बात करेंगे। अस्थायी धारा किसे कहते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो ऐसी धारा जिसमें विद्युत धारा का मान परिवर्तित होता रहता है, ऐसी धारा जिसमें विद्युत धारा का मान क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है, उसे अस्थायी विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्थायी विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए जैसे झालर बल्ब सदैव समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। जो झालर बल्ब होते हैं ना, वो सदैव किसमें, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, ठीक है ना। ये आपको कर देना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अगला टॉपिक हमारा क्या है, धारा घनत्व, ठीक है ना। धारा घनत्व किससे कहते हैं, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। किसी चालक धातु की एकांक पृष्ठ से अभिलंबवत दिशा में, किसमें, किसी चालक धातु के एकांक पृष्ठ के अभिलंबवत दिशा में बहने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। क्या कर रहे हैं, किसी चालक धातु के एकांक पृष्ठ के अभिलंबवत, कोई एकांक पृष्ठ है उसके अभिलंबवत दिशा में बहने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं। किससे, कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं। मान लेते हैं, माना किसी सुचालक तार का क्षेत्रफल ए, क्या कर रहा है, मान लेते हैं, माना किसी सुचालक तार का क्षेत्रफल ए तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा आई हो, तो जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैद्युत धारा आई अपान पृष्ठीय क्षेत्रफल ए। क्या, वैद्युत धारा आई अपान पृष्ठीय क्षेत्रफल ए, जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अपान ए, ठीक है ना। अगर इसके मात्रक की बात करें तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, एम्पियर बटे फुट स्क्वायर, सेंटीमीटर प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड, या सेंटीमीटर सीमेन कुलाम प्रति सेंटीमीटर सेकेंड। सदिश राशि है ये, ठीक है ना। यल की पावर -2 ए इसका क्या है, बीमी सूत्र है, ठीक है ना। जे की दिशा वैद्युत धारा की दिशा, जे की दिशा किसकी होगी, वैद्युत धारा की दिशा में होती है। किस में होती है, वैद्युत धारा की दिशा में होती है, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओम का नियम, ठीक है ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है ना। तो ओम का नियम क्या है, चलिए इसके बारे में आपको हम बताते हैं, ठीक है ना। तो ओम का नियम क्या होता है, चलिए आपको हम अच्छी तरीके से बताएंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ओम का नियम कहता है, जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, जैसे चालक की लंबाई, चालक का पदार्थ, चालक पदार्थ का ताप एवं दाब अपरिवर्तित रहे, तो चालक के सिरों पर लगे विभवांतर V एवं चालक में बहने वाली विद्युत धारा I का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, ठीक है ना। जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, जैसे चालक की लंबाई, चालक का पदार्थ, ताप एवं दाब अपरिवर्तित रहे, तो चालक के सिरों पर लगे विभवांतर V एवं चालक में बहने वाली विद्युत धारा I का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, ठीक है ना। तो I यहाँ पे क्या हो जाएगा, I यहाँ पर, ठीक है, आपके लिए एम्पियर धारा है,
V वोल्ट आपके लिए हो जाएगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, क्या है इसमें कांस्टेंट क्या रहेगा, L लंबाई, मास द्रव्यमान, पोटेंशियल यदि आप, ठीक है, प्रेशर टेम्परेचर, ठीक है ना, ये कांस्टेंट रहेगा। तो आपके लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, यानी कि V अपॉन I इज इक्वल टू R, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, या V इज इक्वल टू I इंटू R, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू I इंटू R, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको I लिख देना है, ठीक है ना, क्या लिख देना है, I, ठीक। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू I R, समीकरण नंबर 1, जहाँ R क्या है, चालक का प्रतिरोध है, R क्या है यहाँ पर, चालक का प्रतिरोध है, इसको आपको लिख लेना है। प्रतिरोध किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रतिरोध की बात कर दें। प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब जो किसी चीज का अवरोध करे उसे क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे, ठीक है ना। तो किसी चालक तार का वह गुण, क्या कर रहा है, किसी चालक तार का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, क्या करता है, विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है, उसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो क्या कर रहा है, किसी चालक तार का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना, ये आपके लिए। चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या है, V तथा I के बीच ग्राफ, ठीक है ना। वोल्टेज और करंट के बीच जो ग्राफ होता है वह ग्राफ क्या होता है ना, उसके बारे में चलिए हम चर्चा करते हैं। जब हम विभवांतर V को, किसको, जब हम विभवांतर V को x अक्ष पर, ठीक है ना, यहाँ पर देखेंगे, फिगर में भी देखेंगे, यानी ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, x अक्ष है और ये हमारा क्या है, y अक्ष है, ठीक है ना। जब हम विभवांतर V को x अक्ष पर एवं विद्युत धारा I को y अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा मिलती है। क्या मिलती है, एक सरल रेखा मिलती है जो कि मूल बिंदु से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है, मूल बिंदु से होकर जाती है, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। ओम का नियम केवल धातुओं के लिए ही सत्य होता है। किसका नियम, ओम का नियम केवल धातुओं के लिए ही सत्य होता है। जो ओम का नियम होता है वो केवल धातुओं के लिए ही सत्य होता है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा y अक्ष है, ये हमारा x अक्ष है। ये देखिए वोल्टेज और धारा के जो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, एक सरल रेखा बनेगा जो कि मूल बिंदु से होकर जाएगी। आप कभी भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है कि वोल्टेज और करंट के बीच जो ग्राफ बनता है कैसे बनता है, तो आप बताइएगा एक सरल रेखा बनेगी जो कि मूल बिंदु से होकर जाएगी, ठीक है ना, ये आपको कर देना है। चलिए अगर विद्युत धारा का मान बदलता है तो ग्राफ, ध्यान दीजिएगा, अगर विद्युत धारा का मान बदलेगा तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से जिग जैग मोशन में चलेगा, ठीक है ना, किस मोशन में, जिग जैग मोशन में चलेगा, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान देना है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। जब किसी तार में विद्युत आवेश प्रवाहित होता है, किसमें, जब किसी तार में विद्युत आवेश प्रवाहित होता है तो ऊर्जा व्यय होती है। क्या होती है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोई कंडक्टर है, ये पेन हम मान लेते हैं क्या है, हमारी कोई कंडक्टर है। इसमें जब हम धारा को प्रवाहित करेंगे ना तो इसमें क्या होगा, कुछ ऊर्जा हमारी क्या होगी, व्यय होगी, क्या होगी, खर्च होगी, ठीक है ना। यानी हमें इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में अगर हम 100 इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं तो उसमें से मान चलिए 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन किसके रूप में, ऊर्जा के रूप में व्यय हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपान Q। क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपान Q, या V इंटू Q इज इक्वल टू W। क्या होता है, V इंटू Q इज इक्वल टू W, या W इज इक्वल टू V इंटू Q। क्या होगा, W इज इक्वल टू V इंटू Q, समीकरण नंबर 1। Q इज इक्वल टू IT, समीकरण नंबर 1 में। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT, समीकरण नंबर 1 में, या W इज इक्वल टू VIT, समीकरण नंबर 2। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VIT, समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। ओम के नियम से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ओम के नियम से
v इज इक्वल टू आई आर समीकरण नंबर 3 में क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू आई आर समीकरण नंबर 3 में, या w इज इक्वल टू आई आर टी इंटू टी, यानी आई आर आई इंटू टी, यानी कि आई स्क्वायर आर टी समीकरण नंबर 3, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा Q इज इक्वल टू आई टी, यानी कि W इज इक्वल टू वी इंटू क्यू होता है। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू आई टी हमने पीछे ही आपको बताया था, तो यहाँ से Q का मान हम रख देंगे तो वी आई टी हो जाएगा। और ओम के नियम से V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो V की जगह हम क्या रखेंगे, I इंटू आर रखेंगे, ठीक है ना। क्या मिलेगा, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी समीकरण नंबर 3। पुनः ओम के नियम से क्या हो जाएगा, पुनः ओम के नियम से I इज इक्वल टू वी अपान आर समीकरण नंबर 3 में क्या, v इज इक्वल टू, देखिए अब हम क्या रखेंगे, I का मान क्या रखेंगे, v अपान आर रखेंगे, किस में रखेंगे, ठीक है ना, किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। समीकरण नंबर 3 हमारा ये है, यहाँ पर I की जगह पर हम क्या रखेंगे, v अपान आर रखेंगे। तो यहाँ पर जब हम रख देंगे तो v अपान आर का होल स्क्वायर इंटू आर टी, यानी कि v स्क्वायर अपान आर स्क्वायर आर टी, यानी एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, w इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर इंटू टी। या देखिए 3 फार्मूला आपको मिला, w इज इक्वल टू वी इंटू क्यू बराबर वी आई टी बराबर आई स्क्वायर आर टी, या वी स्क्वायर अपान आर इंटू टी, ठीक है ना जी, आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है, जूल, अर्ग, न्यूटन मीटर, ठीक है ना, डाइन सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगर इसकी बीमा की बात करें ml स्क्वायर टी की पावर -2, यह क्या है, एक अदिश राशि है, क्या है यह, एक अदिश राशि है, ठीक है ना। ऊष्मीय ऊर्जा की बात करें तो ये आपको लिख लेना है, कुल मिलाकर इसके यूनिट की कितने यूनिट होगी, ठीक है ना, सारी चीज़ों को लिख लेना है। चलिए आगे आपको बताते हैं, यह क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक है ना। चलिए ऊष्मा की बात करेंगे, ठीक है ना, किसकी बात करेंगे यहाँ पर, ऊष्मीय ऊर्जा की बात करेंगे, ठीक है ना। ऊष्मीय ऊर्जा किसे कहते हैं, तो ऊष्मा द्वारा प्राप्त ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। किसके द्वारा, ऊष्मा द्वारा प्राप्त ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा जो होती है, ठीक है ना, ऊष्मीय ऊर्जा को एच से प्रदर्शित करते हैं, किससे, एच से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कैलोरी या किलो कैलोरी होती है। इसका मात्रक क्या होता है, कैलोरी या किलो कैलोरी होता है। या एक जूल बराबर क्या होता है, 4.18 कैलोरी या 4.2, देखिए अप्रॉक्सीमेट लेंगे तो 4.2 कैलोरी, ठीक है ना। या एच बराबर क्या हो जाएगा, W अपान 4.2 कैलोरी, क्या हो जाएगा, W अपान 4.2 कैलोरी, ठीक है ना। अगर इसमें देखिए फार्मूला हम चेंज करेंगे तो एच इक्वल टू वी इंटू क्यू अपान 4.2, वी आई टी अपान 4.2, आई स्क्वायर आर टी अपान 4.2, वी स्क्वायर टी अपान आर इंटू 4.2 कैलोरी, ठीक है ना जी, आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, विद्युत शक्ति की बात करेंगे, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, ठीक है ना। चलिए विद्युत शक्ति के बारे में बताएंगे और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ेंगे ना, वो चैनल को तुरंत लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर ज़रूर ही जाएंगे, ताकि आपको यहाँ पर कोई भी अगर नोटिफिकेशन आती है ना, आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुँच जाएगा, ठीक है ना जी, आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण भी है, ठीक है ना। चलिए आगे हम आपको बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करें। चलिए विद्युत शक्ति की बात करते हैं, विद्युत शक्ति आखिरकार होती क्या है, ठीक है ना। तो चलिए विद्युत शक्ति की बात करेंगे तो किसी परिपथ में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी परिपथ में, मान लीजिए कोई हमारा क्या है, परिपथ है, तो यहाँ पर विद्युत परिपथ की बात करेंगे, ठीक है ना। हम यहाँ पर विद्युत परिपथ की बात कर रहे हैं, तो किसी विद्युत परिपथ में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत शक्ति P बराबर क्या हो जाएगी, व्यय विद्युत ऊर्जा W अपान समय T, यानी P इज इक्वल टू W/T समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, या बराबर VIT आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर टी अपान आर से, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो फी बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। जैसे देखिए पहले हमने जो फार्मूला निकाला था, सेम फार्मूला आपको यहीं पर भी लगाना है, यानी P इज इक्वल टू वी इंटू क्यू अपान टी, या P बराबर W अपान टी होता है। W बराबर देखिए V इंटू क्यू, VIT आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर टी अपान आर से, ठीक है ना। तो यहाँ पर W का मान रखेंगे V इंटू क्यू अपान टी, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, V इंटू क्यू, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर V का मान रखेंगे, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, Q बराबर क्या होता है IT, ठीक है ना। Q बराबर V इंटू क्यू बराबर VIT होगा, तो यहाँ पर VIT रखेंगे, अपान T से T क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा,
T बराबर B इंटू आई, समीकरण नंबर 3, ठीक है ना। तो P बराबर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी अपान टी, तो T से T कैंसिल, बचा क्या, आई स्क्वायर आर, समीकरण नंबर 4, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। P बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर टी अपान, क्या हो जाएगा, P बराबर वी स्क्वायर टी अपान टी इंटू आर, ठीक है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपान आर, ठीक है ना। ये आपको लिख लेना है समीकरण नंबर 5, ठीक है ना। इतने फार्मूले आपको बन रहे हैं। यदि W बराबर 1 मान ले, T बराबर 1 मान ले, ठीक है ना, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपान टी या 1/1 बराबर P बराबर क्या हो जाएगा, 1 वाट, कितना, 1 वाट, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका मात्रक की बात करें, मात्र देखिए वाट, जूल प्रति सेकेंड, अर्ग प्रति सेकेंड, हार्ट्स पावर, 1 हार्ट्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट, या 1 मेगा हार्ट्स पावर बराबर क्या होता है, 735/746 वाट, ठीक है ना। अगर इसके बीमा सूत्र की बात करें तो ml स्क्वायर टी की पावर -3 क्या होगा, ml स्क्वायर टी की पावर -3, या 1 मेगावाट बराबर 10 की पावर 6 वाट, क्या हो जाएगा, 1 मेगावाट बराबर 10 की पावर 6 वाट, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। 1 वाट घंटा बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 वाट घंटा वह ऊर्जा जो 1 वाट वाले सामर्थ्य वाले परिपथ में 1 घंटे में ऊर्जा व्यय करता है, उसे 1 वाट घंटा कहते हैं। यानी कि वह ऊर्जा जो 1 वाट वाले सामर्थ्य वाले परिपथ में 1 घंटे में ऊर्जा व्यय करता है, उसे 1 वाट घंटा कहते हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। या 1 वाट घंटा बराबर क्या होगा, 3600 जूल, या 1 वाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 की पावर 3 जूल, ठीक है ना। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, वह ऊर्जा जो 1 किलोवाट वाले सामर्थ्य के परिपथ में 1 घंटे में ऊर्जा व्यय करता है, उसे 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। क्या कहते हैं, वह ऊर्जा जो 1 किलोवाट वाले सामर्थ्य के परिपथ में 1 घंटे में ऊर्जा व्यय करता है, उसे 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। या 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, यानी यूनिटों की संख्या क्या हो जाएगी, वाट इंटू समय अपान 1000, ठीक है ना। ये आपको लिख लेना है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे आपको बताते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल देखिए क्या है कि चेतना के घर में 5 बल्ब लगे हैं। कितने बल्ब लगे हैं, जैसे आप ही अपने घर में इमेजिन कर लीजिए कि आपके घर में 5 बल्ब लगे हैं। प्रत्येक बल्ब की सामर्थ्य 100 वाट है। मान लेते हैं हम क्या करते हैं, प्रत्येक बल्ब की जो सामर्थ्य है कितना है, 100 वाट है। प्रत्येक बल्ब प्रतिदिन 10 हावर जलते हैं। मतलब प्रत्येक बल्ब, मान लीजिए आपके घर में 5 बल्ब हैं, ठीक है ना, 5 बल्ब आपके 100 वाट के हैं। कितनी उसकी सामर्थ्य है, 100 वाट है, और उसमें से प्रत्येक बल्ब जो हैं 10 घंटे जलते हैं। तो बताओ 30 दिन के महीने में कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी, ठीक है ना। तो यदि 1 यूनिट का मूल्य 5 रुपये हो तो बिजली का बिल भुगतान कितना करना पड़ेगा। देखिए यूनिटों की संख्या बराबर, आपका फार्मूला क्या होता है, यूनिटों की संख्या बराबर वाट इंटू समय अपान 1000, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 इंटू, देखिए इंटू 100 इंटू 30, यानी कि 100 आपका देखिए क्या है, वाट है, शक्ति है। एक दिन में कितने घंटे जल रहे हैं, 10 घंटे जल रहे हैं, ठीक है ना। और फिर 30 दिन में कितने जलेंगे, ठीक है, 5 बल्ब हैं, ठीक है ना, 5 बल्ब हैं, ठीक है ना। समय आपका कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 100 वाट का है, और जो 100 वाट है वो कितने दिन में जल, देखिए 100 वाट, ध्यान दीजिएगा, 10 घंटे जल रहे हैं डेली, और कितने दिन, 30 दिन तक, तो इतना आपका समय हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसके 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो देखिए अब कैंसिल हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 30 में, तो क्या होगा 150 यूनिट, ठीक है ना। यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट 5 इंटू 150 यानी कि 750, यानी कि बिजली का बल कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, यानी कि ध्यान दीजिएगा यूनिटों की संख्या 150 यूनिट आएगी। अगर 1 यूनिट का दाम कितना है, 5 रुपया है, तो ध्यान दीजिएगा कुल खर्च कितना आएगा, 750 रुपये आपका आएगा। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी 1 यूनिट यानी कि यूनिटों, पूरी यूनिट कितना खर्च हुआ, 150 यूनिट खर्च हुआ, अब उसमें दिया हुआ है 1 यूनिट का 5 रुपये, तो 150 यूनिट का कितना हो जाएगा, आप इसका 5 गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 750। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। टॉपिक देखिए हमारा क्या है, प्रतिरोधों का संयोजन। क्या हो जाएगा, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। ध्यान दीजिएगा R1 R2 R3। अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन है,
इसमें इसका प्रतिरोध R1, इसका प्रतिरोध R2, इसका प्रतिरोध R3। अगर वोल्टेज की बात करें, इसका वोल्टेज V1, इसका वोल्टेज V2, इसका वोल्टेज V3। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो करंट बह रही है ना, करंट आपको एक ही सब में मिलेगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में करंट आपको सेम मिलती है। जो कि घरों में वायरिंग होती है ना, वो श्रेणी क्रम में होती है, तो जो करंट मिलेगी वो सेम मिलेगी, ठीक है ना। माना 3 प्रतिरोधक तार श्रेणी क्रम में इस प्रकार से जुड़े हैं। क्या कर रहा है कि मान लेते हैं, माना 3 प्रतिरोधक तार श्रेणी क्रम में इस प्रकार जुड़े हैं कि पहले तार का पहला सिरा सेल के धन सिरे से, ये चीज़ हम आपको समझा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इस चीज़ को मैं आपको इस फिगर से समझाता हूँ, ठीक है ना। इसमें यही कह रहा है 3 प्रतिरोध आपको लगे हैं R1, R2, R3, ठीक है ना। 3 प्रतिरोध आपको लिखे हैं, ठीक है ना। इसको आपको सिंपल तरीके से हम समझाते हैं। देखिए, आपके 3 प्रतिरोध हैं R1, R2, R3। क्या कर रहा है, इसका ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है, तो कह रहा है जो दूसरे सिरे का पहला सिरा है वो पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जुड़ा है, ठीक है ना। और क्या कर रहा है, जो दूसरे सिरे का जो दूसरा सिरा है वो तीसरे सिरे के पहले सिरे से जुड़ा है। यही प्रक्रिया आपको बार बार चलती जा रही है। और जो पहला प्रतिरोध है उसका जो पहला सिरा है वो विद्युत सोर्स से जुड़ा है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तब यहाँ पर देखिए, वो चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ आपको समझ लेना है। मान लेते हैं, मानो तीनों तारों का जो प्रतिरोध एवं विभव क्रमशः R1, R2, R3 और V1, V2, V3 होता है। तो श्रेणी क्रम में धारा का मान I हो तो ओम के नियम से क्या हो, ओम के नियम से V = IR, V1 = IR1 समीकरण नंबर 1, V2 = IR2 समीकरण नंबर 2, V3 = IR3 समीकरण नंबर 3। ये ओम के नियम से होगा और इसमें करंट आपको तीनों में समान मिलेगी, ठीक है ना। ये आपको कर देना। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे क्या करा है, यदि तीनों तारों का संपूर्ण विभव V हो तो क्या करा है, यदि तीनों तारों का जो संपूर्ण विभव हो क्या हो, V हो तो V = क्या हो जाएगा, V1 + V2 + V3 समीकरण नंबर 4, ठीक है ना। तो समीकरण नंबर 4 में V1, V2, V3 का मान रखने पर, किसका, V1, V2, V3 का मान रखने पर V = क्या हो जाएगा, IR1 + IR2 + IR3। तीनों में R कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, R1 + R2 + R3, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। यदि तीनों तारों के स्थान पर एक ऐसा तार लिया जाए, क्या करा है, यदि तीनों तारों के स्थान पर एक ऐसा तार लिया जाए जिसकी प्रतिरोध R, विभव V, धारा I हो, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर R × V, ठीक है, क्या हो जाएगा, V = IR से, यानी V = IR, तो R यहाँ पर लिखेंगे, I से I कैंसिल, तो R = क्या बचेगा, R1 + R2 + R3। ये आपको श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का समायोजन जो है इस तरीके से फार्मूला आ जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। समांतर क्रम की बात करेंगे। समांतर क्रम में देखिए आपको कुछ इस तरीके से फिगर मिलेगा, R1, R2, R3, ठीक है ना। और यहाँ पर जो धारा है, अब देखिए धारा बदल जाए, क्योंकि देखिए क्यों बदल जा रही है, यहाँ से धारा जा रही है, देखिए 3 पार्ट में होगा ना, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, इसलिए धारा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। और वोल्टेज की बात करेंगे तो वोल्टेज आपको सेम मिलेगा, ठीक है ना। वोल्टेज आपको तीनों में क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, ठीक है ना, अलग अलग कभी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर B और यहाँ पर A, ठीक है ना, ये आपका वोल्टेज स्रोत है, ठीक है ना, आपकी कुंजी है। तो वही चीज़ इसमें कर रहा है कि जो A पॉइंट है इससे तीनों प्रतिरोध, जो B पॉइंट है इसके तीनों प्रतिरोध दूसरे सिरे जुड़े हैं, यानी तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे A पॉइंट से और दूसरे सिरे B पॉइंट से जुड़े हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं, माना 3 प्रतिरोध तार समांतर क्रम में इस प्रकार से जुड़े हैं। मान लेते हैं, माना 3 प्रतिरोध तार समांतर क्रम में इस प्रकार से जुड़े हैं कि तीनों तारों का जो तीनों सिरों के बिंदु है, हमने आपको बताया, ठीक है ना, समझ लेना है। तो माना तीनों तारों के प्रतिरोध एवं विद्युत धारा क्रमशः R1, R2, R3 एवं I1, I2, I3 तथा विभव का मान V समान हो तो ओम के नियम से V = क्या हो जाएगा, IR, या V/R = I, या I = V/R, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए I = V/R1 समीकरण नंबर 1, I2 = V/R2 समीकरण नंबर 2, ठीक है ना, या I3 = V/R3 समीकरण नंबर 3। यदि संपूर्ण धारा I हो तो I1 + I2 + I3 समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4 में मान रखने पर क्या हो जाएगा, I = V/R1 + V/R2 + V/R3, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, I = V, या 1/R1 + 1/R2 + 1/R3,
ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि तीनों तारों के स्थान पर एक ऐसा तार लिया जाए जिसमें प्रवाहित धारा I, विभव V एवं तुल्य प्रतिरोध R हो तो I = V/R। अब ये जो V/R आया ना, यहाँ पे हम रख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जब रखेंगे समीकरण नंबर 5 और 6 से क्या हो जाएगा, V/R = V, यानी कि 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। V से V कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। बचेगा क्या, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, समीकरण नंबर 7, ठीक है ना। आप क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, विद्युत सेल की बात करें। किसकी बात करेंगे, विद्युत सेल की बात करेंगे। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, जो विद्युत सेल होता है एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल क्या होता है, जो रासायनिक ऊर्जा जो होती है ना, उसको किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तथा किसी परिपथ में विद्युत आवेश को निरंतरता से बनाए रखता है। क्या करता है, निरंतरता से बनाए रखता है। इसमें धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, ठीक है ना, जो किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में उपस्थित होते हैं। किसमें, विद्युत अपघट्ट के विलयन में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। बैटरी किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। विद्युत सेल आपको समझ में आया, ठीक है ना। बैटरी किसे कहते हैं, सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब कई विद्युत सेलों को जोड़ करके हम एक समायोजन बनाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, बैटरी का निर्माण होता है। तो बैटरी को इस प्रकार के चित्र से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है ना। किसका, सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है ना। क्या होता है, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने के लिए, किसको, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने के लिए सेल द्वारा किए गए कार्य को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई क्या है, अगर एकांक आवेश है, ठीक है ना, तो पूरे परिपथ में, यानी ध्यान दीजिएगा, जो एकांक आवेश है उसको पूरे परिपथ में घुमाने के लिए सेल द्वारा किए गए कार्य को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं, माना किसी सेल में उपस्थित आवेश की मात्रा Q तथा इस सेल द्वारा किया गया कार्य W हो तो सेल में उत्पन्न विद्युत वाहक बल E होगा, ठीक है ना। E बराबर क्या हो जाएगा, W/Q, समीकरण नंबर 1। यूनिट ऑफ E की बात करेंगे, वोल्ट, जूल प्रति कूलाम, अर्ग प्रति स्टेट कूलाम, या ml² (10⁻³ (10⁻1), ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, ठीक है ना। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये देखिए, ये आंतरिक प्रतिरोध है, ये आपका बाहरी प्रतिरोध है, ठीक है ना। क्या है, ध्यान दीजिएगा, सेल के घोल द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जो सेल के अंदर जो घोल बना हुआ है ना, जो अपघट्य है ना, उसके अंदर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसको सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और सेल के बाहर जो ऊर्जा तारों में फैल रही है ना, उसमें जो आपके लिए प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है उसे हम जो सेल का बाहरी प्रतिरोध कहेंगे, ठीक है ना। V, E तथा R में संबंध, मतलब वोल्टेज, विद्युत वाहक बल तथा जो हमारी आंतरिक प्रतिरोध है उसमें संबंध क्या होता है। जब सेल धारा देता है, जब सेल धारा देगा तो V = क्या हो जाएगा, E - I × R, क्या हो जाएगा, E - I × R, ठीक है ना। ये आपको फार्मूला याद कर लेना है, ठीक है ना। अब देखेंगे V क्या है, दोनों सिलों के बीच का अंतर, यानी कि विभवांतर, दोनों सिलों के बीच विभवांतर, ठीक है ना। मतलब एक बाहरी सेल, ध्यान दीजिएगा, और सेल का विद्युत वाहक बल, ये क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल में प्रवाहित धारा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है ना। I क्या है, सेल में प्रवाहित धारा है, R क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है ना। ये आपको याद कर लेना। चलिए आगे आपको बताते हैं, के सेकेंड की बात करेंगे। जब सेल धारा नहीं देता है तो I बराबर उसमें क्या हो जाएगा, 0, तो V = क्या हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा। मतलब जो आंतरिक प्रतिरोध, जो आपका विभवांतर है वो आपके विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। केस थर्ड की बात करेंगे, जब सेल को बाह्य स्रोत से आवेश प्राप्त हो, जब कोई, मान लीजिए कोई सेल है उसको आप बाह्य स्रोत से चार्ज करने का प्रयास कर रहे हैं, तो V = क्या हो जाएगा, E + IR, यानी V > E। मतलब जो विद्युत वाहक बल है वो बाहरी वोल्टेज से क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। V क्या होगा, ज़्यादा होगा विद्युत वाहक बल से, ठीक है ना। समीकरण नंबर 4 से यह स्पष्ट होता है कि जब सेल बाह्य स्रोत से आवेश प्राप्त करता है तो सेल के सिरों पर लगा विभवांतर V उसके विद्युत वाहक बल से अधिक होता है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं, सेल द्वारा ली गई धारा,
ठीक है ना, किसके द्वारा, जो सेल है उसके द्वारा ली गई धारा, ठीक है ना। ये देखिए हमारा बाहरी प्रतिरोध है, ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है ना। ये सेल है, ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, इसमें करंट प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। तो V इक्वल टू ई माइनस आर, जब सेल ऊर्जा दे रहा हो, ठीक है ना, जब सेल ऊर्जा दे रहा हो तब ये फार्मूला लगेगा। पहला समीकरण आपका ओम का नियम से V इक्वल टू आई आर, तो समीकरण नंबर 1 और 2 से हम क्या निकालेंगे, देखिए आई आर यानी V की जगह क्या रखेंगे, आई आर ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर, ठीक है ना। तो आई आर प्लस आई इंटू आर बराबर ई, इस माइनस को इधर हमने ला लिया, तो आई कॉमन लेंगे, दोनों में क्या बचेगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर कैपिटल ई। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, समीकरण नंबर 3। आर क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है, और कैपिटल आर क्या है, बाह्य प्रतिरोध है। कुल प्रतिरोध क्या है, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ठीक है ना। ये चीज़ आपको याद कर लेनी। चलिए आगे आपको बताते हैं। सेलों के संयोजन की बात करेंगे। सेलों का संयोजन क्या होता है, सेलों का संयोजन 3 प्रकार से होता है। पहला श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन, तीसरा मिश्रित क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन ध्यान दीजिएगा, ये आपका सेल है, इसका आंतरिक प्रतिरोध है, ये विद्युत वाहक बल है इसका, ठीक है ना। एक सेल ये हो जाएगा, एक सेल, यानी कि n बार ऐसे आपको जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो टोटल में क्या बचेगा, E और R, ठीक है ना। ये आपका बाहरी प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके जैसे आपको जो पहला जो आपका प्रतिरोधों का समांतर क्रम आपने जोड़ा, श्रेणी क्रम जोड़ा, सेम इसी प्रकार से आपको हो जाएगा। इसमें आपको सेल जोड़ लेना है, ठीक है, सेलों को जोड़ेंगे, मतलब जो ये आपका देखिए कैपिटल ई और स्मॉल आर मिलके एक सेल आपका निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको श्रेणी क्रम में जोड़ देना है। क्या करते हैं, माना 3 सेल श्रेणी क्रम में इस प्रकार जुड़े हैं कि सभी सेलों का जो विद्युत वाहक बल है कैपिटल ई है, तथा तीनों सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, तथा परिपथ का जो प्रतिरोध है कैपिटल आर हो, तो कुल प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध, तो स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर एन बार, तो एन आर हो जाएगा कुल आंतरिक प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, स्मॉल यानी कि एन आर प्लस कैपिटल आर, ठीक है ना। बाहरी प्रतिरोध आर है, ये आंतरिक प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध आपका निकल जाएगा। कुल विद्युत वाहक बल एन इंटू ई, सिंपल सा चीज़ है, ठीक है ना, सिंपल चीज़ है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई सेलों में पूछ लिया कि बताइए कि आपका कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, एन सेल लगे हैं तो एन आर, ठीक है ना, और हमारा जो कुल मिलाकर जो बाहरी प्रतिरोध बन रहा है कैपिटल आर, तो एन आर प्लस आर, ठीक है ना। आप कुल विद्युत वाहक बल की बात करेंगे तो कितने विद्युत वाहक बल एन लगे हुए हैं, तो एन ई हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आपको आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल तथा कुल प्रतिरोध, ठीक है ना। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, यानी आई इक्वल टू एन ई अपान एन आर प्लस आर, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। जब एन आर मच लेस देन कैपिटल आर हो तो एन आर बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा 0, यानी कि एन आर क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा है कैपिटल आर से, यानी कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये इसके तुलना में क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई अपान 0 प्लस आर, ठीक है ना, ये आपको निकाल लेना है। समीकरण में 2 से स्पष्ट है होता है कि जब सेल आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम होता है तो ऐसी स्थिति में सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जब हम क्या देखते हैं कि जो बाह्य प्रतिरोध है, ठीक है ना, वो बहुत कम होता है, किससे, ठीक है ना, यानी जो आंतरिक प्रतिरोध है बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम होगा, तब हम क्या करेंगे, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है ना। अब ये कंडीशन और देखिए, जब एन आर इज मच लेस देन आर, यानी कि अब इसमें क्या होगा, एन आर बहुत बड़ा है किससे, आर से, तब आर बराबर 0 रखेंगे, तब हमें क्या होगा, आई इक्वल टू ई अपान आर। तो स्पष्ट है कि जब सेल में बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के मान से बहुत कम होता है तो ऐसी स्थिति में सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है ना। अब सेलों के समांतर क्रम की बात करेंगे, ठीक है ना। ये आपके सेल हैं, एन सेल हैं जो कि आपके समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या मान लेते हैं, माना एन सेल समांतर क्रम में इस प्रकार जोड़े गए हैं कि सभी सेलों का जो पहला सिरा धन सिरे से जोड़ा गया है तथा इसी प्रकार परिपथ का दूसरा सिरा ऋण सिरे से जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो समांतर क्रम में जुड़े सभी सेलों का जो कुल विद्युत वाहक बल है कैपिटल ई क्या हो जाएगा, 1 अपान आर बराबर 1 अपान आर वन प्लस 1 अपान आर टू डेट डेट आर 1 अपान आर एन, ठीक है ना। 1 अपान आर वन बराबर 1 अपान आर प्लस 1 अपान आर स्क्वायर हो जाए, एन बार हो जाएगा ये भी। तो 1 अपान आर वन बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल एन बान स्मॉल आर, तो आर वन बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर बटे एन, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं।
कुल प्रतिरोध आपका कितना हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल R1 प्लस आर, ठीक है ना, या स्मॉल कैपिटल R1 बराबर कितना है आर अपान एन, ठीक है ना, R अपान 1, तो यह क्या हो जाएगा स्मॉल r प्लस एन आर अपान एन, ठीक है ना। कुल धारा कितनी हो जाएगी, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध यानी कि E अपान स्मॉल r प्लस एन आर अपान एन, ठीक है ना। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा एन E अपान स्मॉल r प्लस एन आर, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। केस फर्स्ट की बात करेंगे तो R इज मच ग्रेटर देन एन आर, जब R बहुत ज़्यादा बड़ा हो किससे, एन आर से, तो एन आर इसकी तुलना में क्या होगा, छोटा होगा, तो एन आर बराबर क्या हो जाएगा 0। समीकरण नंबर 1 में I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन E अपान स्मॉल r प्लस 0, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन E अपान स्मॉल r, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 से स्पष्ट है होता है कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है बाह्य प्रतिरोध से अधिक है तो सेलों के समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाए। एक कंडीशन और इसमें दिया है एन यानी कि R इज मच लेस देन एन आर, ठीक है ना। R क्या है, इसकी तुलना बहुत ज़्यादा छोटा है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। I इक्वल टू क्या हो जाएगा एन E अपान 0 प्लस एन आर, ठीक है ना, या I इक्वल टू क्या हो जाएगा E अपान R, समीकरण नंबर 3 से। तो समीकरण नंबर 3 से यहाँ स्पष्ट है कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है बाह्य प्रतिरोध से कम है तो सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बता, मिश्रित संयोजन की बात करेंगे, मिश्रित क्रम की बात करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपके सेल जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, सेल आपके जुड़े हुए हैं, यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है, यहाँ पर भी सेल, यहाँ पर सेल, इसमें आपको 3 सेल लगे हुए हैं, ठीक है ना, 3 सेल लगे हुए हैं जो कि तीनों श्रेणी क्रम में हैं, इसमें भी 3 सेल लगे हुए हैं जो कि तीनों श्रेणी क्रम में हुए हैं, ठीक है ना। और अब ये जो तीनों हैं वो इसमें समांतर क्रम में जोड़ दिए गए हैं, ठीक है ना, तो श्रेणी और समांतर दोनों आपको इसमें मिलेगा, ठीक है ना। मान लेते हैं n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा इसकी कुल संख्या m कतारों में है, ठीक है ना, मतलब ये आपके n सेल जो हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इनमें कतारों की संख्या क्या है 1 2 3, यानी कि आपको अनंत तक चले जाएंगे। मान लेते हैं m कतार हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे सभी सेलों को किसी परिपथ से जोड़ा जाता है, जो सभी सेल हैं क्या कर रहा है किसी परिपथ से जोड़ देते हैं। तो माना कुल आंतरिक कुल विद्युत वाहक बल n इंटू ये E यानी कि n बार जाएगा तो n E हो जाएगा। माना कुल आंतरिक प्रतिरोध यानी कि 1 अपान RI बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 या 1 अपान n R ये आपका हो जाएगा। तो कितने कतार हैं, m कतारें हैं तो m अपान n R, ठीक है ना, या RI बराबर n R अपान m, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे आपको बताते हैं। कुल प्रतिरोध देखिए आर आई प्लस आर, ठीक है ना, कुल प्रतिरोध आपका हो जाएगा या एन आर अपान एम प्लस आर अपान 1, ये आपको मालूम है। ये जो कुल प्रतिरोध है यानी कि आर डैश का मान R1 का मान हमने आपको निकाला, तो एन आर अपान एम इसका मान था प्लस आर अपान 1, ठीक है ना, एन आर प्लस एम आर अपान एम, ठीक है ना। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन ई अपान एन आर प्लस एम आर अपान स्मॉल एम, या आई इज इक्वल टू एम एन ई अपान एन आर प्लस एम आर, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। तो एन आर प्लस एम इंटू कैपिटल आर का मान न्यूनतम होगा तब आई का मान बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में एन आर प्लस एम आर यानी कि ए प्लस बी आपका फार्मूला हो जाएगा क्या, अंडर रूट एन आर इंटू एम आर, ठीक है ना। तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर बराबर 0, या अंडर रूट एन आर बराबर अंडर रूट एम आर, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। वर्ग करने पर इसका वर्ग कर देंगे तो एन आर बराबर क्या हो जाएगा एम आर, ठीक है ना। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा एम एन ई अपान एम आर प्लस एम आर, ठीक है ना, यानी कि एम एन ई अपान 2 एम आर, 2 से एम से एम कैंसिल, आई मैक्स बराबर एन ई अपान 2 आर, समीकरण नंबर 2, ठीक है ना, ये आपको लिख लेना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब चलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो मिश्रित संयोजन है ना बहुत ही कम एग्जाम में पूछता है, इसलिए हम आपको उसको ऐसे ही पढ़ा दिए, ठीक है ना। अब देखेंगे किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है ना। किरचॉफ के नियम, तो किरचॉफ ने निम्नलिखित 2 नियम दिए। कौन कौन से नियम, किरचॉफ का नियम या संधि का नियम, ठीक है ना। तो प्रथम नियम क्या है, प्रथम नियम या संधि का नियम, ठीक है ना। तो किसी विद्युत परिपथ में संधि से जुड़ने वाली, किसमें, किसी विद्युत परिपथ से संधि से जुड़ने वाली धारा का बीजगणितीय योगफल 0 होता है। क्या कर रहा है कि मान लीजिए कोई हमारा क्या है बिंदु O है, ठीक है ना। अब इससे जाने वाली करंट और इसकी ओर आने वाली करंट, सभी जो करंटों का जो योगफल होगा ना
वो क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। सिग्मा आई बराबर 0। यदि हम क्या कर दें, एक चिन्ह हम आपको बता दें, ठीक है ना, यदि इस संधि से दूर जा रही है कोई किरण, यानी कोई हमारी जो करंट है संधि से दूर जा रही है, तो उसको हम माइनस करेंगे। अगर संधि की ओर आ रही है तो उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यही आपका नियम हो जाता है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योगफल बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योगफल, ठीक है ना। ये आपको कर देना है, फार्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए I1 प्लस I2 प्लस I4 संधि की ओर आ रही हैं, लेकिन I5 और I6 संधि से दूर जा रही हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 बराबर I5 प्लस I6, ठीक है ना। और इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसको हम माइनस कर देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, 0। समीकरण नंबर 2 से संधि की ओर आने वाली धाराओं का चिन्ह धनात्मक तथा संधि से जुड़ जाने वाली धाराओं का चिन्ह ऋणात्मक होगा, ठीक है ना। यही हम मान लेंगे। वास्तव में किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम को दर्शाता है। तो ये आपको लिख लेना। अच्छी तरीके से आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, अच्छी तरीके से समझ में आ गया वो। चलिए आगे आपको बताते हैं द्वितीय नियम या बंद पास का नियम, ठीक है ना। द्वितीय नियम या बंद पास का नियम, ठीक है ना। तो किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधक गुणनफल, मतलब मान लीजिए कोई खंड है, ठीक है ना, मान लीजिए कोई बंद पास है। अब उस बंद पास में क्या कर रहा है कि जो प्रत्येक खंड आपके बने होंगे उसमें बहने वाली धारा तथा उसके संगत जो प्रतिरोध है उनका जो गुणनफल है वो बीजगणितीय योगफल तथा सेलों के विद्युतवाहक बलों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होगा। यानी सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर ई R1 R2 R3, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा बंद पास ए बी ई एफ ए में, क्या ए बी ई एफ ए में, ठीक है ना, ए बी ई एफ ए, ठीक है ना। इसमें हम निकालेंगे तो I1 R1 माइनस I2 R2 या I1 R1 माइनस I2 R2, ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, समीकरण नंबर 2। अब बंद पास बी सी डी ई बी में I2 R2 बराबर I1 प्लस I2 इंटू R3, समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। E2 बराबर E2, समीकरण नंबर 3। देखिए आ कहाँ से रहा है उसके बारे में हम आपको बताते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। हम क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं हम करंट को इस साइड से ले रहे हैं, ठीक है ना, इसको भी इस साइड से ले रहे हैं, ठीक है ना। मतलब करंट ऐसे आ रही है, इस तरह से आ रही है, इस तरीके से चली जा रही है, ठीक। इसमें कह रहा है कि जो प्रतिरोध है, जो करंट है, जो प्रतिरोध है, इसका जो गुणनफल है यानी कि I1 R1, ठीक है ना, इधर से आए, देखिए प्लस से चले रहे हैं, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह लगाएंगे तो I2 R2, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, इसको E1 माने, इसको E2 माने, तो E1 माइनस E2, ठीक है, समीकरण नंबर 2। इस तरीके से बना कि नहीं बना। अब इस तरीके से ये भी बन जाएगा, इधर जाएंगे तो प्लस लेंगे I2 R2, ठीक है ना, इधर आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, I2 R3, या ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर I1 भी करंट आएगी, ठीक है ना। तो I1 R3 प्लस I2 R3, ठीक है ना, बराबर एक ही आपको देखिए E2 मिल रहा है ना, तो प्लस E2 आपका हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस E2 हो जाएगा, तो R3 दोनों में कॉमन हो जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 इंटू R3, ठीक है ना, समीकरण नंबर 3 आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बता। अगला टॉपिक देखिए, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत, ठीक है ना। सिद्धांत क्या है ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने सन 1842 ईस्वी में प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया, जिसे हम व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। किन्होंने, प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने सन 1842 ईस्वी में क्या किया, प्रतिरोधों के व्यवस्था का आविष्कार किया, जिसे हम व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने क्या किया कि 4 प्रतिरोध लिया, ठीक है ना, 4 प्रतिरोध लिया, ध्यान दीजिएगा PQRS 4 प्रतिरोध लिया। इनमें क्या किया, उन्होंने धारा को प्रवाहित किया और बीच में आपको एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया जो कि विक्षेप को बताए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा ये हमारा IG है, IG करंट इसमें आएगी, इसमें करंट जा रही है,
ठीक है ना। यहाँ पे करंट दो भागों में बट रही है, I1 और I2 में। यहाँ पर भी करंट आपकी क्या आएगी, I3 आएगी, यहाँ पर I4 आएगी, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। अब देखेंगे ये हमारा जो परिवर्ती प्रतिरोध होता है वो है, ये हमारी कुंजी K1 है, ये हमारी प्रतिरोध वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ठीक है ना। चलिए मान लेते हैं 4 प्रतिरोधक तार PQRS चतुर्भुज आकृति से बने हुए हैं, ठीक है ना, और जिसमें AC विकर्ण पर एक सेल का विद्युत धारा नियंत्रक RH, एक कुंजी K1 लगी है और इस दूसरे विकर्ण BD पर एक गैल्वेनोमीटर तथा एक कुंजी K2 जुड़ी हुई है, ठीक है ना। किरचॉफ के प्रथम नियम से क्या हो जाएगा, बिंदु A पर I बराबर I1 प्लस I2 समीकरण नंबर 1, बिंदु B पर क्या हो जाएगा, I1 बराबर IG प्लस I3 समीकरण नंबर 2, बिंदु D पर I2 प्लस IG बराबर I4 समीकरण नंबर 3। बिंदु A की बात करेंगे, यहाँ पर बिंदु है I1 प्लस I2, ठीक है ना। I बराबर क्या हो जाएगा, इस I बराबर I1 प्लस I2। इसी तरीके सारी करंटों को हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए किरचॉफ के द्वितीय नियम से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, I1 ABDA, वहाँ पर आप फिगर में देखेंगे ABDA में जब निकालेंगे तो I1P प्लस IGG I2R बराबर 0 समीकरण नंबर 4। अब इस तरीके से BCDB में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, I3Q माइनस I4S माइनस GIG बराबर 0 समीकरण नंबर 5, ठीक है ना। जब व्हीट स्टोन से तो संतुलन की अवस्था में होगा तो I1 बराबर I3 होगी, I2 बराबर I4 होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे मान रखेंगे I1P प्लस 0 माइनस I2R, ठीक है ना। तो यहाँ पर I1 बराबर I1P बराबर I2R बराबर समीकरण नंबर 6, I3Q बराबर I4 बराबर यह समीकरण नंबर 7। समीकरण नंबर 6 और 7 का क्या करें, डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, I1P अपान I3Q बराबर I2 अपान I4 बराबर यस, यानी कि I3 किसके बराबर था, I1 के बराबर था, और I4 किसके बराबर था, I2 के बराबर था। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो क्या आएगा, P अपान Q बराबर R बाई S, जहाँ P बाई Q एक अनुपातिक प्रतिरोध। देखिए इसमें आपको क्या देगा, सिंपल तरीके हम आपको बताते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा। तीन प्रतिरोध आपको दिए रहेंगे, एक आपको निकालना होगा, ठीक है ना। कोई इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये आपका आएगा व्हीट स्टोन सेतु, ठीक है ना। चलिए आपको आगे बताते हैं, पदार्थ का प्रतिरोध पर निर्भरता की बात करेंगे, ताप T, ठीक है ना। ये देखिए कोई हमारा चालक प्रतिरोध है, इसमें ताप कितना है, T है, इसकी लंबाई क्या है, ये है, A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और जो इसका प्रतिरोध है कैपिटल R है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है ना। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L समीकरण नंबर 1, और इसमें R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान A समीकरण नंबर 2। जो प्रतिरोध होगा लंबाई बढ़ाने पर क्या होगा, बढ़ेगा। आप किसी चालक की लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। अगर किसी चालक की आप मोटाई बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, वो घटेगा, ठीक है ना। 22 समीकरण नंबर 1 और 2 की बात करेंगे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपान A, क्या हो जाएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपान A, यानी R इज इक्वल टू रो इंटू L अपान A समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 से क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू R इंटू A अपान L समीकरण नंबर 4, ठीक है ना। रो क्या है, इसमें विशिष्ट प्रतिरोधकता है, R क्या है, प्रतिरोध है, A क्या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, L क्या है, तार की लंबाई है। तो रो क्या है, मात्रक का ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। रो का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, देखिए विभवमापी क्या होता है। विभवमापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से विद्युत वाहक बल तथा इसके बीच का विभवांतर ज्ञात किया जाता है। विभवमापी क्या है, एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, विद्युत वाहक बल तथा इसके बीच का विभवांतर ज्ञात करते हैं। यह लकड़ी के आयताकार बॉक्स के जैसा बना होता है। इसके एक सिरे पर मीटर स्केल लगा होता है तथा इसके भीतर 4 से 12 मैग्नीन के तार लगे होते हैं। यह श्रेणी क्रम में तांबे की पट्टियों से जुड़े होते हैं। इस तरीके से आपका बना होता है, आपको इस तरीके से समझ लेना है। यहाँ पर आपको मीटर स्केल बनी होती है जो कि आपको बताता है कि कितना इसमें विभवों में अंतर है, ठीक है ना। ये आपके लिए होगा। चलिए आगे आपको विभवमापी के सिद्धांत की बात करेंगे। इसमें देखेंगे एक आपको वोल्टेज सोर्स लगा हुआ कि इसका जो आपका बाहरी प्रतिरोध है R है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको अगर हम 100 मान लें तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 100 माइनस L, क्या हो जाएगा 100 माइनस L, ठीक है ना। और ये हमारा क्या है, धारा नियंत्रक है, ठीक है ना। माना मैग्नीन के तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र है ये है। ओम के नियम से V इज इक्वल टू आई आर समीकरण नंबर 1 या R इज इक्वल टू रो इंटू L अपान A से
आर का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर v इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू रो इंटू यल अपान ए, या v इक्वल टू आई इंटू रो अपान ए इंटू यल। माना i इंटू रो अपान ए बराबर k इंटू के या फाई, या v इक्वल टू क्या हो जाएगा k इंटू यल, या k इक्वल टू वी अपान यल। ठीक है ना। यूनिट ऑफ k की बात करेंगे वोल्ट प्रति मीटर या वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। k या फाई का क्या मतलब हो जाएगा, विभव प्रवणता। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं विभव प्रवणता किसे कहते हैं। ठीक है ना। एकांक लंबाई में होने वाले विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं, एकांक लंबाई में होने वाले विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसे फाई या के से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। विभव मापी के उपयोग की बात करेंगे तो दो सिलों के बीच विद्युत वाहक बल की तुलना करने में, सिलों का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में। ठीक है ना। अनुगमन वेग या अपवाह वेग। ठीक है ना। जब किसी चालक को वोल्टेज दिया जाता है तो चालक में स्थित इलेक्ट्रॉन जिस अतिरिक्त वेग से आगे की ओर बढ़ते हैं उसे अनुगमन वेग कहते हैं। इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, NeAVd, ये आपको लिख लेना है। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते, मान लेते हैं माना L लंबाई का कोई चालक जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या N, प्रवाहित धारा I हो तो I इक्वल टू NeAVd। ठीक है ना। चलिए धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है ना। J इक्वल टू क्या हो जाएगा, I अपान ए समीकरण नंबर 1, तो I इक्वल टू NeAVd समीकरण नंबर 1 में, या J इक्वल टू NeAVd अपान ए, या J इक्वल टू NeVd समीकरण नंबर 2, या E1 अपान E2 बराबर L1 अपान L2, या स्मॉल r बराबर L1 अपान L2 माइनस 1 इंटू R। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं विशिष्ट चालकता की बात करेंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं या सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपान जे। ठीक है ना। तो समीकरण नंबर 2 में रो का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान E अपान जे, या सिग्मा अपान जे अपान E, या सिग्मा अपान जे अपान E, या जे बराबर सिग्मा इंटू ई। ठीक है ना। आपके लिए हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका पूरा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 धारा वैद्युत। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।